नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। उधम सिंह नगर में बाजपुर के महेशपुरा में उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से बच गया जब एक तेज रफ्तार से जा रहे डंपर ने कार और ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार उछलकर दूसरी ओर जा गिरी। वहीं रिक्शा को डंपर अपने साथ घसीटते हुए ले गया। हादसे में ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। डंपर चालक अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से भाग निकला, जबकि इस हादसे की तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक्सीडेंट की। आप देख सकते हैं किस तरीके से डंपर ने वहां पर कार को टक्कर मारी, रिक्शे को घसीटता हुआ वहां पर ले गया। इसमें रिक्शा का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। बाजपुर में लाइव एक्सीडेंट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। रेड सर्किल करके वो दृश्य हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक डंपर के द्वारा ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग करते हुए एक कार और एक टुक टुक को टक्कर मारी है। इसमें टुक टुक ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुआ है और वर्तमान में उसका इलाज सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी में चल रहा है। सीएम धामी ने आज उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण किया। सीएम ने आज की पुलिस ट्रैफिक आई ऐप और गौरी शक्ति ऐप को भी लॉन्च किया। इसके साथ ही लंबे समय से शासन में अटके पुलिस विभाग के प्रस्तावों पर भी सहमति जताई गई। इसमें लंबे समय से रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया भी शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जल्द पुलिस विभाग में थाना चौकियों में नए वाहनों के साथ पीएससी और वाहनों की कमी को दूर करने की बात कही है और अपराधियों को पकड़ने पर पुलिस के इनाम की धनराशि को भी बढ़ाने पर सीएम ने संस्तुति दी। ये प्रेजेंटेशन में बात आई थी कि हमारे जो पीएससी के जवान हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए उनको ट्रकों में बैठकर जाना पड़ता है। हमने आज उसमें तय किया है कि आगे से उनके लिए बसों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ जो अपराधी पकड़े जाते हैं उनका इनाम थोड़ा कम है, उस इनाम को हम बढ़ाएंगे और खेल कोटा जो भर्ती है उसको भी हम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐप बनाए हैं, उन ऐपों के माध्यम से सीधे सीधे जो अपराधी हैं उनको पकड़ने में मदद मिलेगी। साइबर क्राइम जो बढ़ रहे हैं उन पर रोकथाम कैसे हो उसके लिए भी योजना बनाई है। देखिए, महिला सुरक्षा के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड पुलिस की मिशन गोरा शक्ति योजना को लॉन्च किया है। इसमें हमने गोरा शक्ति करके एक ऐप बनाया है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध होगा। सभी महिलाएं, लड़कियां जो है वो सब इसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकती हैं और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। उनको किसी भी इमरजेंसी में अगर वो SOS बटन दबाते हैं तो बटन दबाने से उनको कॉल बैक आ जाएगा। उनकी लोकेशन कहाँ है, उनके नियरेस्ट कौन सा थाना चौकी है, अगर उनको कोई मोबाइल पुलिस की आवश्यकता हो तो तत्काल मोबाइल पुलिस रिपोर्ट कर जाएगी। इससे पहले सीएम आज सुबह नैनीताल में थे। वहां उन्होंने नैना देवी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान सीएम ने पूजा अर्चना की और परिवार के साथ देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। नैनीताल में मंदिर दर्शन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा बंद होने से स्टेट का नुकसान हुआ है और जो कारोबारी भी वहां हैं उनको भी रोजी रोटी का संकट है। सीएम ने कहा कि जल्द कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो संभव होगा लोगों को राहत देने के लिए सरकार करेगी। अजय सीएम साहब नीचे आ जाइए। चुनाव करीब आए तो सियासी दलों में तोड़फोड़ भी शुरू हो गई है। बुधवार को प्रीतम पवार ने बीजेपी ज्वाइन की तो अब तो दावा 3 और विधायकों के बीजेपी में आने का होने लगा है। उत्तराखंड बीजेपी ने करीब 3 महीने पहले एक कमेटी बनाई। कमेटी का काम था प्रदेश भर में और खासकर उन विधानसभा सीटों पर जहां पार्टी के विधायक नहीं हैं या कमजोर स्थिति में हैं, प्रभावशाली लोगों को पॉइंट करना, पार्टी में शामिल कराना। बीजेपी ने अपनी इस रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। टारगेट है मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस। अब दावा है कि चुनाव तक कई और बड़े नाम बीजेपी से जुड़ेंगे। कांग्रेस खेमे में झटपटाट है और वो झटपटाट जो है विकास की ओर है कि भाई विकास के साथ जाना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे चुनाव के, वैसे वैसे आप लोगों को पता चलेगा। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने तो बाकायदा दावा भी कर डाला है कि एक निर्दलीय समेत कांग्रेस के 3 विधायक पार्टी के संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जब जहाज डूबता है तो कई लोग आते हैं, कई लोग कूदते हैं। तो मुझे नहीं लगता अब कांग्रेस का जहाज जो डूबने वाला है उसमें कई लोग हमारे संपर्क में।
कितने लोग लगभग संपर्क में हैं विधायक? लगभग अभी 3 विधायक और हमारे संपर्क। बीजेपी की रणनीति है कि चुनावी मैदान में दो हाथ करने से पहले ही विपक्ष पर पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बना देना, और फिलहाल तो बीजेपी इसमें आगे दिख रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब इस बीच में राम सिंह केड़ा का बयान सामने आया। राम सिंह केड़ा का कहना है कि उन्होंने 2017 में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 2022 में भी वो फिलहाल निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जनता का जैसा भी आदेश होगा वही किया जाएगा। और 2017 में मैंने निर्दलीय चुनाव जिस रूप में लड़ा और उसी रूप में और उन्हीं तैयारियों के साथ मैं 2022 में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, और भविष्य में जो मेरी जनता का आदेश होगा उस आदेश का पालन करूंगा। 2022 में अभी समय है। कांग्रेस में चुनाव प्रचार की बात से पहले टिकटों को लेकर रार खड़ी हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि करीब 37 लोग टिकट के हकदार हैं। वहीं नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने साफ कह दिया कि अभी कोई टिकट फाइनल नहीं है। कांग्रेस में 70 में से 37 सीटों पर टिकट को लेकर ऐसा सवाल खड़ा हुआ कि बवाल मच गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि 2016 की बगावत में जो 26 विधायक कांग्रेस के साथ थे और 2017 में चुने गए 11 विधायक टिकट के हकदार हैं। यानी 37 सीटों पर टिकट को लेकर कोई सवाल नहीं है। बस इसी बयान पर कांग्रेस में बवाल खड़ा हुआ है। सरकारी डिपार्टमेंट की गाड़ियों में पैसा भर भर कर कांग्रेस के विधायकों को जबरदस्ती घरों में 25-25 करोड़ 10-10 करोड़ के झोले पहुंचाए जा रहे थे। उस समय उन पैसों को लात मारते हुए जो लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे 26 विधायक वो टिकट के हकदार हैं। जो वर्तमान विधायक हैं वो टिकट के हकदार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष 37 नेताओं की बात कर रहे हैं और ये गणित किसी के समझ नहीं आ रही। साल 2012 में कांग्रेस के 32 विधायक जीते, जिसमें 10 विधायक 2016 में बागी हो गए। यशपाल आर्य भी बाद में बीजेपी में आ गए। कुल मिलाकर साल 2017 में बचे हुए 21 विधायक में से 5 2017 में फिर से विधायक बने और 6 नए विधायक चुने गए। ऐसे में भी कुल आंकड़ा 27 ही पहुंचता है, और जिनमें इंदिरा हृदय का निधन हो चुका है। इसी बात पर अब नेता प्रीतम सिंह नाराज हैं। उनका कहना है कि अभी किसी सीट पर टिकट फाइनल नहीं है और ये काम जब भी होगा उसमें नेता विपक्ष यानी उनका भी रोल होगा। तो अभी तक तो कोई ऐसा ना तो कोई बैठक हुई है, ना इस प्रकार का कोई डिस्कशन हुआ है कि जिसमें ये हम कह दें कि जो टिकट फाइनल हो गए हैं। कोई टिकट फाइनल नहीं हुआ है अभी तक जो है, और जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया के तहत ही टिकट फाइनल हुआ। 2016 की बगावत के बाद 2017 में कांग्रेस 11 विधायकों पर सिमट गई और अब 2022 से काफी पहले बवाल खड़ा हो गया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। भारतीय जनता पार्टी में उमेश शर्मा काऊ विवाद के बाद पार्टी महामंत्री कुलदीप कुमार ने जांच शुरू कर दी है। इस बार पार्टी अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई के मूड में है। साथ ही इस बार किसी भी पदाधिकारी को नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। पार्टी महामंत्री खुद इसकी जांच करेंगे और जांच के बाद दोषी पदाधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। साथ ही विधायक काऊ के समर्थन में बयानबाजी पर भी पार्टी सख्त है और इसका भी संज्ञान लिया जा रहा है। राज्य बनने के बाद पिथौरागढ़ विधानसभा में बीजेपी से प्रकाश पंत इकलौते दावेदार रहे। पंत का कद पार्टी में इतना बड़ा था कि उनके मुकाबले किसी नेता ने टिकट की दावेदारी तक नहीं की थी, लेकिन अब इस सीट पर बीजेपी से टिकट की चाहत रखने वाले खुलकर सामने आने लगे हैं। 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में जीत के साथ दिवंगत प्रकाश पंत ने पिथौरागढ़ सीट पर अपनी जड़ें ऐसी जमाई कि कोई उनके मुकाबले खड़ा ही नहीं हो पाया। यहां तक कि 2012 के चुनाव में हार के बावजूद बीजेपी ने 2017 में उन्हें ही मैदान में उतारा था। पंत के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी चंद्रा पंत पर पार्टी ने पूरा भरोसा जताया। पार्टी के भरोसे को कायम रहते हुए चंद्रा ने उपचुनाव में आसान जीत भी दर्ज की थी, लेकिन अब इस सीट पर दावेदार खुलकर सामने आ रहे हैं। अब समय आ रहा है। मेरा जनता में बहुत गांव-गांव तो मैं घूमा हूँ। पिथौरागढ़ के लगभग 149 बूथों में मैं गया हूँ। प्रत्येक बूथ अध्यक्ष को मैंने अपना आवेदन दिया है और उन्होंने ये कहा है कि आप इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार होइए, हम आपके साथ रहेंगे। मैं पार्टी हाईकमान से निवेदन कर चुका हूँ कि आप इस बार पिथौरागढ़ विधानसभा से मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाएं।
महेंद्र लुंठी कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री रहे थे, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लुंठी की माने तो बीजेपी ज्वाइन करते वक्त उन्हें राज्य मंत्री बनाने का भरोसा दिलाया गया, लेकिन सरकार के 4.5 साल पूरे होने के बाद भी पार्टी ने वादा नहीं निभाया। ऐसे में लुंठी ने अब खुलकर टिकट के लिए ताल ठोक दी है। वहीं पार्टी का कहना है कि बीजेपी में उम्मीदवार चुने जाने की एक प्रक्रिया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही इन विषयों पर विचार विमर्श करता है और जो कार्यकर्ता अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं या पार्टी के पास फीडबैक्स होते हैं, उसके आधार पर स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी एक स्वीकृति प्रदान करके अपना जो हमारा देश का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, उस पर ही जाता है। पिथौरागढ़ सीट पर बीजेपी से पहला मौका है जब पंत परिवार से बाहर कोई दावेदारी जता रहा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि नए दावेदारों को पार्टी हाईकमान कितना महत्व देता है या फिर नए दावेदार हाईकमान तक कैसे अपनी दावेदारी पुख्ता करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा और बागेश्वर पुलिस ने अपहृत किए गए 2 युवकों को सकुशल बरामद कर लिया है। 6 लाख की फिरौती के लिए कपकोट से 2 युवक का 4 लोगों ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद अपहरणकर्ताओं का पुलिस और एसओजी की टीम ने पीछा करते हुए कैरना के पास से सभी को पकड़ा है। दोनों युवकों को परिजनों को सौंप दिया गया। सीएम पुष्कर धामी ने बागेश्वर में अपहरणकर्ताओं को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। अभी कल पुलिस के द्वारा जो वहाँ पर अपहृत जो अल्मोड़ा में थे जी, अल्मोड़ा में 2 बच्चों को जो अपहरण कर लिया था जी, उसमें बहुत अच्छा काम वहाँ की पुलिस ने किया है और लगातार पुलिस विभाग के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग हुई है और निश्चित रूप से एक अच्छा काम पुलिस के लोगों ने किया है। उनके प्रोत्साहन के लिए मैंने डीआईजी कुमाऊं को कहा है कि 1 लाख रुपए की धनराशि उनको पुरस्कार स्वरूप दी। उत्तरकाशी की नीलांग वैली में लकड़ी के बने स्काई वॉक पर अपना नाम और तमाम तरह के मैसेज लिखने पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 427 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल उत्तरकाशी की नीलांग वैली में गरतांग गली के नाम से खड़े पहाड़ पर सालों पहले लकड़ी की सीढ़ियां बनाई गई थीं, जो एक तरह से स्काई वॉक है। 1962 में भारत और चीन की लड़ाई होने से पहले तक लोकल लोग तिब्बत में बिजनेस करने इसी रास्ते से जाते थे। इसको कुछ साल पहले ही टूरिस्ट के लिए खोला गया और हाल ही में पीडब्ल्यूडी ने इसको रिनोवेट किया, लेकिन रिनोवेट करने के बाद कुछ दिनों के बाद ही यहाँ जो हुड़दंगी टूरिस्ट पहुँचे, उन्होंने जगह जगह अपने नाम लिख दिए हैं। गंगोत्री नेशनल फॉरेस्ट के ऑफिशियल ने मामले की शिकायत पुलिस से की है और गुरुवार को पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। बागेश्वर के जिलाधिकारी ने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑफिस में ड्रेस कोड का पालन करने की नसीहत दी है। एक लेटर के जरिए कहा गया है कि उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान जीन्स टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। आदेश के पालन करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में लगातार बढ़ रहे वायरल मरीजों की संख्या से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पिरान कलियर के जवाई खेड़ा में पिछले दिनों मलेरिया से मां बेटे की मौत के बाद से गांव के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। परिवार के 2 सदस्य अभी भी एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। सीएमओ के निर्देश के बाद गांव में जिला मलेरिया अधिकारी ने निरीक्षण कर ग्रामीणों के सैंपल लेने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में फॉगिंग और साफ सफाई के लिए नगर पंचायत पिरान कलियर को दिशा निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार के जिला अस्पताल में भी वायरल फीवर के मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिनमें सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ वायरल बुखार के मरीज भी पहुंच रहे हैं। हालांकि अस्पताल में चिकित्सकों की संख्या कम होने के चलते मरीजों को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा। जिला अस्पताल के अलावा अन्य अस्पतालों का भी यही हाल है। चिकित्सकों का कहना है कि मानसून सीजन के बाद इस तरह के लक्षण आना आम है। में बच्चे आ रहे हैं, बुखार के आ रहे हैं, लेकिन सामान्य प्रकृति के बुखार के, ऐसा कोई गंभीर नहीं आया जैसा कि यूपी और बिहार के बच्चों में लक्षण पाए जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। संचालकों की दबंगई मजबूत